असली तो बाद में ही है। चलो ठीक है, चलो फिर करें, पढ़ाई शुरू करें। कि पहले ऐसे अंदर आग लगाऊं या मोटिवेशन करूं, ऐसे नहीं, ऐसी कुछ इच्छा हो तो ऐसा है कि सर्दी बहुत है। ठीक है, नहीं आग तो लगा देंगे, अभी पेट्रोल मंगा लेंगे, उसमें क्या है। चलो चलो फिर हम आते हैं हमारी पढ़ाई पर। देखो, चर्चा करते हैं सबसे पहले राजस्थान के बारे में। यानी कि पिछली सरकार ने जाते जाते राजस्थान को कैसा बना दिया, उससे पहले क्या था, किस प्रकार से था। यानी कि आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। प्रत्येक एग्जाम के अंदर ये टॉपिक लगता है अपने आप में। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिलेबस में दिखते नहीं हैं लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप हेडिंग लगाइए आज, राजस्थान का प्राचीन अंचल। यानी कि आप जो आज राजस्थान देखते हैं, यानी कि जो 10 संभाग और 50 जिले हैं, उसका प्राचीन समय में किस प्रकार से था। तो हेडिंग लगा लीजिए टॉपिक का, राजस्थान का प्राचीन अंचल। इसी के साथ हम संपूर्ण राजस्थान के बारे में चर्चा भी करते रहेंगे और हमारा टॉपिक भी क्लियर होगा। कोई भी आप पेपर उठाकर देखेंगे तो इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, प्राचीन अंचल। कुछ जानकारी आप मुझे देंगे, बाकी वाली हम निकाल लेंगे कहीं से। ठीक है, हेडिंग लगाइए, राजस्थान का प्राचीन अंचल। प्राचीन अंचल का मतलब यह है कि राजस्थान का जो क्षेत्र आज आप पढ़ते हैं, जैसे आज यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सर आज राजस्थान के अंदर 10 संभाग व 50 जिले हैं। पहले तो ये बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? क्योंकि कई बार अक्सर हम देखते हैं कि यूट्यूब पर या अन्य बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर अब राजस्थान में कितने जिले हो गए हैं, 53। कुछ ऐसे भी कमेंट आते हैं कि सर अब एक बार फिर कितने हो गए हैं, 33। तो आपके तो कोई डाउट नहीं है इस प्रकार का। देखो 50 जिले अभी वर्तमान के अंदर हैं, प्लस 3 ऐसे जिले हैं जिनकी घोषणा हो चुकी है लेकिन बने नहीं है। घोषणा हुई लेकिन बने नहीं, कैसे? एग्जाम्पल, मेरा कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, ठीक है। मोदी जी ने घोषणा की थी 15 लाख आएंगे, क्या आए? आए थोड़ी, वो घोषणा है। उसी प्रकार अभी हमारे राजस्थान में 3 नए जिलों की घोषणा हुई है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है मालपुरा, जो कि अलग होगा तो आगे चलकर होगा किससे, टोंक से। अच्छा, दूसरा है आपके सुजानगढ़। सुजानगढ़ यदि अलग होगा तो वो किससे होगा, चूरू से। और एक जो जिला है वो है आपके कुचामन। ये कुचामन अलग होगा तो डीडवाना कुचामन से होगा, क्योंकि पहले नागौर से अलग हुआ डीडवाना कुचामन, फिर मूड खराब हो गया, बोला कुचामन को और अलग कर दो, तो अब कुचामन किससे अलग होगा, डीडवाना कुचामन से। तो 3 ऐसे जिले हैं जो क्या है, केवल घोषणा की गई है, बने नहीं है। तो आज वर्तमान में हम राजस्थान को देखते हैं तो 10 संभाग और कितने जिले हैं, 50 जिले। यानी कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हमें इन 10 संभाग और 50 जिलों को पढ़ना है प्राचीन काल के अंदर। कि राजस्थान में जैसे आप नाम सुनते हैं मारवाड़,
नाम सुनते हैं मेवाड़, नाम सुनते हैं ढूंढाड़, नाम सुनते हैं आप हाड़ौती। ये नाम जो है मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ये आपके इतिहास में भी आएंगे, आगे चलकर कल्चर में भी आएंगे और आगे चलकर जियोग्राफी के अंदर भी आते हैं। जैसे जियोग्राफी के अंदर आपको पूछ लेगा कि मारवाड़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पता होना चाहिए कि आज वर्तमान के अंदर जो राजस्थान में 50 जिले हैं उनमें से कौन कौन से जिले मारवाड़ में आते हैं। एक तो मैं पूछ रहा हूं मारवाड़ का और आप बता रहे हैं डायरेक्ट बांसवाड़ा का, मतलब पता तो होना चाहिए कि मारवाड़ किस क्षेत्र में आता है, वो हमें पढ़ना है। और ये टॉपिक आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए होता है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो सिलेबस में नहीं होते बट एग्जाम के अंदर जरूर आते हैं। सिलेबस में एक नाम लिख देता है एग्जामिनर कि राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र। अब इसमें सारे आ गए आपके, इसमें आपके गोपालपुरा बाईपास भी आ गया, ठीक है, इसमें आपके मानसरोवर भी आ गया। क्या खास बात है मानसरोवर की? ठीक है, और हाँ ठीक है, नहीं नहीं वही मैं जानना चाह रहा था आप में से कौन कौन गए हैं उधर, मतलब गया उसी को पता है कि मानसरोवर में क्या है, सिटी पार्क है एक। चलो तो देखो वर्तमान के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो ये रहा आपके सामने राजस्थान का अभी तक जो जारी हुआ है वो मैप, ठीक है। इसमें आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि सर इसकी क्या हालत है, इसकी हालत ठीक ही है अभी तक तो, ठीक है। क्या मतलब फलोदी जो जिला है वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है या फिर नहीं लगाता है, तो अभी तक जो ऑफिशियल ऐप आया है ये राजस्थान का, आप पढ़ते होंगे सुजस, पढ़ते हैं कभी, बस उसमें यही जारी है अभी, इसके अलावा और कोई मैप नहीं आया है। तो ये जो हमारे राजस्थान के 50 जिले हैं इनको हम पढ़ते हैं प्राचीन अंचल के साथ में। नंबर 1 लिखिएगा, 1 नंबर। सबसे पहले जहां आप बैठे हैं वही क्षेत्र लिखेंगे, लिखिएगा ढूंढाड़, ढूंढाड़। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए कि ढूंढाड़ में कौन कौन से जिले आते थे, अब कौन कौन से आते हैं। तो ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र कौन कौन से जिले आते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र में। अच्छा कौन सा वंश है यहां, सबसे पहली बात तो यही होगी कच्छा वंश। और जिले कौन कौन से आते हैं ढूंढाड़ में, देखो पहले इस ढूंढाड़ क्षेत्र में आया करते थे आपके जयपुर, जयपुर से ही अलग हुआ था टोंक, जयपुर से ही अलग हुआ है सवाई माधोपुर, और इसके अलावा यहीं से अलग है आपके कौन सा दौसा, और ये है आपके करौली। ये जो एरिया है ये आता है आपके किसमें, ढूंढाड़ क्षेत्र में। आज वर्तमान के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप देखेंगे जयपुर से अभी 2 अलग हुए हैं, कौन कौन सा, एक तो हो गया जयपुर स्वयं, एक हो गया जयपुर ग्रामीण, और एक और कौन सा जिला हो गया दूदू। टोंक से कोई अलग नहीं हुआ है, आगे चलकर होगा तो कौन सा होगा मालपुरा, जैसा अभी हमने पढ़ा। सवाई माधोपुर से एक अलग हुआ है, कौन सा, देखिए एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग होते हैं। गंगापुर सिटी किस जिले से अलग हुआ है, तो वहां आंसर होगा सवाई माधोपुर। लेकिन गंगापुर सिटी किन जिलों से गठित है, तो फिर वहां पर अलग होगा, वहां होगा सवाई माधोपुर और करौली से। किसमें नहीं, कोटपुतली का क्षेत्र है, बाकी अलवर का क्षेत्र भी है, बहरोड का। हाँ बिल्कुल, कोटपुतली जयपुर के अंदर था, बहरोड कहां पर था, अलवर के अंदर। तो आज यदि हम चर्चा करते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र में, तो एरिया कौन सा आता है, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा और करौली। ये तो पूर्णतः जिले हैं जो कि किसमें आते हैं, ढूंढाड़ में। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र हैं जो ढूंढाड़ में आते हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया सर ये स्थान नहीं आता है, क्या, कौन सा, कोटपुतली बहरोड। लेकिन कोटपुतली और इसी के साथ में कौन सा है, बहरोड, तो वो किसका भाग है, अलवर का।
यहां पर हम लिखेंगे कि कोटपुतली और जो बहरोड भाग है ये किसका भाग है, ये है ढूंढाड़ और मेवात क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लिखिएगा ढूंढाड़ क्षेत्र, लिखा आपने। ढूंढाड़ क्षेत्र के आगे डैश करके ये सारे जिलों के नाम लिख लीजिए, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा और करौली। ये एरिया कौन सा है, ढूंढाड़। ये लिख लिया। हाँ, बाद में क्लास आपके पास रिकॉर्डेड रहेगी। ठीक है, जितनी बार चाहो उतनी बार देख लेना, बट कोशिश यही करना है कि एक बार अच्छे से देख के नोट्स बनाना है। ठीक है, फिर बार बार उन्हीं को पढ़ना है। ये लिखा। आखिरी के अंदर लिख लो केवल कोटपुतली। कोटपुतली। कोष्टक के अंदर आपको डालना है कोटपुतली बहरोड जिला। कोटपुतली और कोष्टक के अंदर लिख लो कोटपुतली बहरोड जिला। ये तो आता है ढूंढाड़ क्षेत्र। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बनने के तरीके जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे पूरा इतिहास है, जियोग्राफी है, कल्चर है, तो उसके तहत यहां से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको पूछने में, जैसे मैंने ये लिखा है, एग्जामिनर क्या करता है, जैसे मैंने ये लिखा दिया और आपने याद कर लिया, और एग्जामिनर ने यहां से डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा, उसने इतना सा पूछा कि आज वर्तमान के अंदर ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन से संभाग आते हैं। जिले ना पूछ के क्या पूछ लिया, संभाग। अब कौन कौन से संभाग आते हैं इसमें, अच्छा सबसे पहले जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में आज कितने जिले आते हैं वर्तमान में, जयपुर संभाग में टोटल आज कितने जिले आते हैं, मतलब हमारे राजस्थान में दो ऐसे संभाग हैं जिनमें 7-7 जिले आते हैं। एक तो है जयपुर संभाग, एक दूसरा कौन सा है, अजमेर संभाग। अच्छा, आज जयपुर संभाग में 7 जिले कौन कौन से आते हैं, तो आपको इतना कुछ सोचना ही नहीं है, जयपुर से तो डायरेक्ट 4 बातें याद रखनी है भाई। एक तो जयपुर हो गया, एक जयपुर ग्रामीण हो गया, एक दूदू हो गया, और एक कोटपुतली बहरोड हो गया। 4 तो ये, 2 डायरेक्ट है, एक अलवर है, एक खेरतल तिजारा है। कितने हुए, और एक बचा है कौन सा, बस 7। इतना इजी तो है। और पहले कितने थे, पहले कितने थे जयपुर संभाग में जिले, कौन कौन से भाई, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, यही तो थे। यानी कि अब यहां से 2 चले गए, कौन कौन से, सीकर और झुंझुनू, और ये किस में चले गए। ये आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, वो किस प्रकार का क्वेश्चन कहां से उठाकर कैसे पूछे, ये समझना स्टूडेंट को होता है। टीचर इतना सा लिखा के निकल जाता है, उसके बाद में यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे कि कौन सा संभाग आता है, ये देखो टीचर को क्या है, केवल बहुत कुछ चीजें आपको स्टूडेंट को सोचनी पड़ती है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे। तो एक तो मैंने आपको ये लिखा है, हो सकता है संभाग से पूछ ले। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसी ढूंढाड़ क्षेत्र में आगे चलकर हम एक वंश पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, कछावा वंश। ठीक है, ये पढ़ेंगे, और ये अभी वर्तमान के अंदर चर्चा का विषय भी है। क्यों है,
तो इस प्रकार से मतलब ये चर्चा मैं बता रहा हूं, ये इसीलिए पूछ रहा था मुझसे ये। आगरा वाला तो हमारा है, ठीक है। आप आगरा से है ना। तो हमारा है। हाँ। जो भी होगा आप देखो। वो जो अभी आ गया, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। कच्छा तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कच्छा वंश। अब जैसे अलवर में कौन सा है, अलवर में कौन सी शाखा है? कच्छावा वंश तो है अलवर में, लेकिन शाखा कौन सी है? देखो शाखा और वंश में होना अलग फर्क है। जैसे आपको पूछ लेता है कि, हाँ पूछ लेता हूं मैं, जैसे आपको पूछता है कि जालोर जिले में निम्न में से कौन सा राजवंश रहा है, और वहां पर एग्जामिनर पहला ही ऑप्शन देता है सोनगरा, तो फिर दूसरा ऑप्शन दे देता है वो चौहान, तीसरा ऑप्शन दे देता है वो चालुक्य, और डी ऑप्शन दे देता है वो वरिक। हाँ, सोनगरा चौहानों की शाखा है, बाकी यहां राजवंश पूछा है, मतलब कौन सा हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार पूछ रखा है आरएसएसबी बोर्ड ने। वो पूछा था सिरोही जिले से, कि सिरोही जिले में निम्न में से कौन सा राजवंश है, और पहला ही ऑप्शन दिया उसने देवड़ा। हम क्या है बहुत जल्दी भावना में बह जाते हैं ना, राजस्थानी लोग हैं, तो यहां आगे भी बढ़ना है। कहां तक जाना है? चौहान तक। तो इस पर जैसे अब अलवर में कौन सी शाखा है, तो अलवर में हुई है नरुका। कौन सी शाखा है? नरुका। वो नरुका शाखा निकली कहां से है? कच्छाव वंश से। कच्छाव वंश का एक राजा है नरा, उससे है नरुका, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आगे, यानी कि ढूंढाड़ में ये जिले आते हैं, कौन सा वंश आता है ये हम आगे पढ़ते रहेंगे। यानी कि आज के बाद में ढूंढाड़ लिखूं, इसका मतलब आप अपने आप समझ आएंगे कि ढूंढाड़ का मतलब ये होता है। ठीक है, चलो। ढूंढाड़ के बाद में, अच्छा इसका नाम ढूंढाड़ क्यों है? हाँ, इसके पीछे दो तीन लॉजिक है। देखो, एक तो ये कहा जाता है कि ये ढूंढ नदी के क्या है, ये ढूंढ नदी किसकी सहायक नदी है? ढूंढ नदी किसकी सहायक नदी है? शाबाश। एक नदी है मोरेल, एक तो मोरेल है, आगे हम पढ़ेंगे, एक मोरेन है। मोरे नदी तो किसकी सहायक नदी है? ये मोरेन जो डूंगरपुर में बहती है, ये माही की है। और ये मोरेल किसकी है? मोरेल जो सहायक नदी है वो किसकी है? बनास की सहायक नदी है। मोरेल नदी का उद्गम होता है चैनपुरा गांव से। चैनपुरा गांव जो आज वर्तमान में जयपुर ग्रामीण का भाग है, उसे राजस्थान का नरक कहा जाता है। क्यों? हाँ, कैसे बता? अच्छा, बता दिया क्या गलती से? चलो। तो वैसे करती है, ठीक याद रखा। तो कौन सी है? मोरेल। इस मोरेल की सहायक नदी है कौन सी? ढूंढ नदी। ढूंढ नदी का उद्गम स्थान है अचरोल। कौन सा है? अचरोल कहां है? अब तो जयपुर बोल नहीं सकते ना केवल। इस अचरोल की कोई खास बात याद है आपको? कोई ऐसे यूनिक सी बात पड़ी हो कभी? तो अचरोल में एक मंदिर है इंदिरा गांधी का। वो आपने नहीं देखा, हम तो क्या कर सकते। ये अचरोल की सबसे यूनिक बात है। नहीं देखा, ठीक है, आप यहाँ हैं वरना वहां होते। तो ढूंढ नदी जो कि किसकी सहायक नदी है? मोरेल की। मोरेल सहायक नदी है बनास की। बनास सहायक नदी है चंबल की। चंबल सहायक नदी है यमुना की। यमुना सहायक नदी है गंगा की। गंगा जाकर किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी। मतलब ढूंढ नदी किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी। इस ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया था? ढूंढाड़। बाकी ढूंढ यदि हम हमारी लैंग्वेज में बोलें तो किसे बोलते हैं? टिल्ले को। कि बड़े बड़े क्या है? ढूंढ, टिल्ले, टिब्बे जिसे बोलते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र क्या कहलाया? ढूंढाड़। लेकिन इसको इतिहास की दृष्टि से हम देखते हैं तो अजमेर के एक बहुत बड़े चौहान शासक हुए हैं जिनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। ऐसा कहते हैं कि इसी विग्रह चतुर्थ ने
अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। ढूंढ ढूंढना मतलब खोज खोज कर, इसीलिए क्षेत्र क्या कहलाया था? ढूंढाड़। अब जो भी हो, ढूंढाड़ तो है ही, और ये आपके क्या है? वर्तमान के जिले। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ठीक है, कि निम्न में से वह जिला जो आज ढूंढाड़ का भाग नहीं है। और अक्सर इसमें ऑप्शन के अंदर कौन सा आता है, कौन सा आने का चांसेस है नजदीकी ऑप्शन इनमें से? देखो शेखावटी क्षेत्र कभी नहीं आता है ऑप्शन में, याद रखना। ढूंढाड़ पूछ रहा है मतलब शेखावटी नहीं आएगा, क्योंकि वो स्पेस दिखता है शेखावटी। सबसे ज्यादा कंफ्यूज अलवर करता है, ठीक है। अलवर हम आगे पढ़ेंगे कि अलवर भरतपुर ये किसका भाग है? मेवात का। तो ढूंढाड़ क्षेत्र हो गया। दूसरा सबसे बड़ा भाग है मारवाड़, तो नंबर 2 आप लिखिएगा मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र नंबर 2 लिखिएगा, मारवाड़ क्षेत्र। एक ढूंढाड़ हो गया, दूसरा मारवाड़। अब देखो मारवाड़ में पहले यदि हम बात करें, जब तक हमारे राजस्थान में 33 जिले थे तो कौन कौन से भाग थे? जोधपुर, फिर नागौर, बाड़मेर, पाली, और कौन सा? बस ये क्षेत्र आया करता था किसके अंदर? मारवाड़ में। लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण अलग हुआ, और एक कौन सा अलग हुआ? फलोदी। नागौर, नागौर से अलग कौन सा हुआ? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। बाड़मेर से अलग कौन सा हुआ? बालोतरा। पाली से कुछ अलग नहीं हुआ। जालोर से अलग हुआ कौन सा? सांचौर। यानी कि आज यदि हम मारवाड़ की बात करते हैं तो मारवाड़ क्षेत्र में आने वाले जिले हैं जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, नागौर, डीडवाना कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर और कौन से? शिरोई। ये पूरे जिले आते हैं किसके अंदर? मारवाड़ क्षेत्र में। उतारो इन जिलों के नाम, लिखो ये मारवाड़ क्षेत्र वाले। आप इतिहास में जब प्रजामंडल पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं अक्सर मारवाड़ प्रजामंडल, पढ़ते हैं ना। एग्जामिनर कई बार जोधपुर प्रजामंडल पूछ लेता है कि जोधपुर प्रजामंडल के फाउंडर कौन थे, तो आप पढ़ते हैं डॉक्टर जयनारायण व्यास। कभी मारवाड़ पूछ लेता है। एक बार एग्जाम ने यह भी पूछा कि मारवाड़ का नाम जोधपुर कब हुआ। जैसे हमेशा से हम पढ़ते आए थे मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, फिर बीच में हम पढ़ लेते हैं कि 1459 के अंदर वो भी दिन आता है जब जोधपुर बसता है राव जोधा द्वारा। लेकिन हकीकत में मारवाड़ का नाम जोधपुर कब किया गया कि फाइनली चलो अब ये जोधपुर हो गया? ऑप्शन दे सकता हूं मैं आपके सामने, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये लिख लिया पहले? तो मारवाड़ का नाम जोधपुर कब किया गया? ऑप्शन 1 1931, ऑप्शन नंबर 2 1932, ऑप्शन नंबर सी 1933, ऑप्शन नंबर डी 1938। मारवाड़ का नाम जोधपुर कब किया गया? देखो आपको पता होगा 1934 में स्थापित होता है मारवाड़ प्रजामंडल। हाँ, मारवाड़ प्रजामंडल से पहले मारवाड़ में बहुत सारी गतिविधियां होती है। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ आ जाता है, उससे पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हो जाती है। आगे चलकर फिर 1923 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हो जाता है, पुष्कर में होता है। मतलब इस समय मारवाड़ के जो स्वयं शासक हैं या मारवाड़ के अंदर जो राजनीतिज्ञ हैं वो नहीं चाहते कि डॉक्टर जयनारायण व्यास आगे आए, इसीलिए प्रजामंडल गठित करने से 1 वर्ष पहले उन्होंने मारवाड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? जोधपुर। और वो घटना है 1933 की। डॉक्टर जयनारायण व्यास जोधपुर को शामिल नहीं, वो संपूर्ण मारवाड़ को साथ में लेकर चलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 34 के अंदर किसकी स्थापना की थी? मारवाड़ प्रजामंडल की। तो ये नाम मारवाड़ का जोधपुर से हुआ कब था? 1933 के अंदर ही हो गया था। तो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आपके ये कौन से आते हैं? जिले, ठीक है। बस
अब तीसरी सबसे बड़े क्षेत्र की बात हम करते हैं और वो है मेवाड़। मेवाड़ क्षेत्र। अब मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? देखो, मेवाड़ यानी कि उदयपुर, दूसरा कौन सा सबसे बड़ा भाग चित्तौड़गढ़, इन दोनों के बीच में आ गया आपके कौन सा? राजसमंद। राजसमंद के अलावा कौन सा आ जाएगा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से ही अलग हुआ है कौन सा? शाहपुरा। और एक जिला कौन सा है? सलूम्बर। अब देखो, प्रतापगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो प्रतापगढ़ जो जिला है वो कितने जिलों से गठित है? पहली बात तो ये बताओ मुझे, प्रतापगढ़ जो जिला बना है ना, अच्छा, इस प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई है? यस, प्रतापगढ़ जिला बना है 8 में, प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई है? तो प्रतापगढ़ की स्थापना हुई है 1699 में राव प्रताप सिंह द्वारा की गई। इतने याद रखना है, एग्जाम ने इतने ही तूफानी करता है आपके साथ। वो पूछता है प्रतापगढ़ की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 2008। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है? आपको वहां तक पहुंचना है, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं 8वीं भेजा है, कहां तक पहुंचना है? 1699 के अंदर प्रतापगढ़ की स्थापना हुई थी। ये जो 2008 के अंदर राजस्थान का 33वां जिला बना है, ये बना है चित्तौड़गढ़ से अलग होकर। ये बना है किससे अलग होकर? और ये किससे अलग हुआ था? उदयपुर से। आज तो चलो उदयपुर से क्या अलग है? सलूम्बर, वरना ये एरिया भी किसमें था? उदयपुर का ही था। याद रखिएगा, प्रतापगढ़ जो है वो 3 जिलों से गठित है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा। कौन सी समिति थी? प्रतापगढ़ जिले को जिला बनाने वाली समिति कौन सी थी? जैसे आज हम पढ़ते हैं ना कि राजस्थान के अंदर जितने भी नवीनतम जिले बने हैं उसके लिए एक समिति बनाई गई थी, राम लुभाया समिति। तो इसके लिए भी कोई समिति थी होगी, कौन सी? और बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आया ये, हाँ, परमेश चंद्र समिति। कौन सी थी वो? पे से प्रतापगढ़ और पे से परमेश चंद्र समिति। ऐसा कभी याद नहीं किया आपने, आज कर लेना तो याद हो जाएगा वो। तो ये प्रतापगढ़ इसमें नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये बांसवाड़ा से भी तो अलग है ना। और बांसवाड़ा क्षेत्र आगे अभी हम पढ़ेंगे कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर किसका भाग है? ये वागड़ का भाग है, ठीक है। तो मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? देखो, उदयपुर, लिखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, अब तो ये भी लिख ही लो, सलूम्बर, सलूम्बर मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना है, पता है ना? मेवाड़ में प्रथम श्रेणी में कुल कितने ठिकाने थे? 16, और द्वितीय श्रेणी में 32। शाबाश। तो उसमें ये सलूम्बर किसको दिया था? कुंवर चुंडा को दिया था। यहीं के तो सामंत क्या कहलाते हैं? सलूम्बर के। ना ना, सलूम्बर के थोड़ी कहलाते, यहाँ के क्या कहलाते हैं? बिजोलिया के क्या कहलाते हैं? ये तो पूछ रखा है ना बिजोलिया वाला, तो कि बिजोलिया के जागीरदार क्या कहलाते हैं, ये तो पूछ रखा है। राव जी, वहां पढ़ते हैं राव कृष्ण सिंह, राव परतु सिंह, तो राव जी। और यहाँ के क्या कहलाए? रावत। क्या कहलाए थे? रावत। आप एक नाम पढ़ते हैं रावत जोत सिंह, नहीं पढ़ते हैं कभी? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, और इसके अंदर लिखिएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और लिखिएगा शाहपुरा। आज ये जो जिले हैं ये किसके भाग हैं? याद रखिएगा, मेवाड़ क्षेत्र के। कौन सा? यस। कौन से में, कौन से शाखे में था वो? राउत बागशी, दूसरे में, बिल्कुल बिल्कुल। और पूर्व के ताम्रपत्र के अनुसार उसकी डेट क्या है? हाँ बिल्कुल, शाबाश, कर्मावती जो कि सांगा की पत्नी, 8 मार्च 1535। 8 मार्च 1535। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, भीलवाड़ा और शाहपुरा, ये आज पूरा एरिया क्या कहलाता है? मेवाड़। इसमें ही सबसे बड़ा स्टूडेंट के क्या होता है कि ढूंढाड़, मारवाड़ और मेवाड़, ये क्षेत्र क्या होते हैं? ये सबसे बड़ा कंफ्यूज रहता है हमेशा से ही। अब एक और चौथा सबसे बड़ा भाग है, वो लिखिएगा आप नेक्स्ट, हाड़ौती।
हाड़ौती लिखिएगा। और हाड़ौती में तो कोई चेंजमेंट नहीं है, याद रखना। हाँ, वरना कुछ और हो जाता है यहां से। ये पूरा एरिया ये कहलाता है हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो जैसे देखो, वैसे ये हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ मतलब कौन सा संभाग है? ये कोटा संभाग है। पहले राजस्थान में 7 संभाग थे, अभी वर्तमान में 10 संभाग हैं। इतना आप पढ़ते हैं, सब पढ़ाते हैं, मैं यही पढ़ूंगा आपको। एग्जामिनर आपको उठाकर पूछेगा कि निम्न में से नवगठित संभाग के तहत राजस्थान के कितने ऐसे संभाग थे जिनका पुनर्गठन भी हुआ था। भाई राजस्थान में नवगठित संभाग तो है ही 3, नो डाउट है। कौन सा? बांसवाड़ा है, पाली और सीकर है। 8वां बांसवाड़ा, 9वां कौन सा? पाली और 10वां कौन सा? सीकर। तो वो आपको पूछेगा कि पुराने ऐसे कितने संभाग थे जिनका पुनर्गठन हुआ है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जयपुर संभाग में पहले ये थे, अब ये, मतलब इसका पुनर्गठन तो हुआ है ना। तो ऐसे कितने संभाग है जिसका पुनर्गठन हुआ है? मतलब जयपुर के साथ छेड़खानी हुई, अजमेर के साथ हुई, बीकानेर के साथ हुई, सीकर के साथ हुई थी ना, भरतपुर के साथ भी हुई। तो फिर बचा एक ही है, कोटा संभाग, जिसके साथ ना तो कोई पुनर्गठन हुआ और ना कोई नया जिला बना। ऐसा भी क्वेश्चन उठाकर वो पूछ लेगा, जैसा उसका मूड है। और बाकी इन जिलों के बारे में तो आप जानते ही हैं, छोटी छोटी बातें। एक बार एग्जाम ने ऐसे इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला घाटियों की भूमि कहलाता है, और यही चारों ऑप्शन में दिए। सेम ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, और क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्र जो घाटियों की भूमि है। शाबाश। इसका राइट आंसर है 12। कौन सा है? 12। ये ऐसा भी किस तो ढूंढाड़, मेवाड़, मारवाड़ और कौन सा हो गया? हाड़ौती। 4 बड़े क्षेत्र हुए। अब देखिए, इसके अलावा हम और कुछ ऐसे क्षेत्र देखते हैं जहां से डायरेक्ट आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट आप अगला लिखिएगा शेखावटी। ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और अब इसके अंदर, वर्तमान के अंदर हम चर्चा करते हैं तो टोटल कितने जिले आने लगे हैं? 4। नंबर 4 लिखिएगा शेखावटी क्षेत्र। और शेखावटी क्षेत्र के अंदर टोटल कितने जिले आते हैं? 4। कौन कौन से? सीकर, सीकर से ही अलग हुआ है कौन सा? नीम का थाना। और इसके अलावा है आपके झुंझुनू, और याद रखिएगा चूरू। ठीक है। अब ये शेखावटी क्षेत्र बसाने वाला राव शेखा था, वो हम आगे पढ़ेंगे। राव शेखा स्वयं कछा वंश का था। ठीक है। इसमें अब जैसे आपको पूछ लेता है कि नीम का थाना निम्न में से किससे अलग हुआ है, तो सीकर। लेकिन नीम का थाना निम्न में से किन किन जिलों से गठित है? चूरू का भाग इसमें नहीं है, तो नहीं है। मैप देखिए, लग रहा है कि आपको मैप देखकर कि चूरू का भाग कोई मिलाया गया होगा, क्योंकि नीम का थाना यहां पर है, ये झुंझुनू है, रिया सीकर। तो ऐसे उठ के तो बनाया नहीं होगा। अरे ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट लॉजिक से सोच लेता है कई बार, तो मैप देख। हाँ जैसे बस वही मैं नहीं चाहता था कोई जमीन हो, तो याद रखना कि सीकर और किसका भाग है? झुंझुनू का। ठीक है। ऐसा आ जाएगा कि शेखावटी का वह किसमें? ना ना, पहले ये जरूर था कि नीम का थाना सीकर का भाग, और सीकर संभाग, सीकर जो है वो किस संभाग का भाग था? पहले जयपुर संभाग का। ठीक है। सीकर और झुंझुनू में, तभी आप देखते हैं कि सीकर और झुंझुनू में थोड़ी ये ढूंढाड़ी लेंगे, 6-6 का प्रभाव ज्यादा है वहां।
यहां से 6 आ गया, उधर से हरियाणा वाले आ गए, मिक्स हो जाती है। तो बस ये हो गए आपके 4 बड़े क्षेत्र शेखावटी, 4 जिले। अब देखिए इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र है। इसके अलावा आता है आपके, अगला लिखिएगा झांगल प्रदेश। झांगल प्रदेश। अब देखिए इस झांगल प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं ना। अब इससे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के अंदर सब तरह के पूछे गए। देखो पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन तो यह है कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है, तो झांगल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है कि पहले बताओ झांगल प्रदेश का उल्लेख महाभारत में है क्या। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से राजस्थान का वह भूभाग जिसका महाभारत के अंदर उल्लेखनीय नहीं है, और वहां आपके सामने ऑप्शन आ जाता है बेराट, ऑप्शन आ जाता है आपके सामने नगरी, ऑप्शन आ जाता है बीकानेर के बजाय झांगल प्रदेश, और ऑप्शन के अंदर आ जाता है अन्य कोई विशेष। तो महाभारत के अंदर हमारे राजस्थान के एक तो झांगल प्रदेश, एक नगरी, नगरी कौन सी है ये, चित्तौड़गढ़। वर्तमान के अंदर आप इसको किस नाम से जानते हैं, नगरी को मध्यमिका, चित्तौड़गढ़ है। और एक बेराट है जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। तो ये तो झांगल प्रदेश, पहली बात तो ये महाभारत के अंदर उल्लेख है। दूसरी बात, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है, झांगल प्रदेश। झांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी पहले, तो वो थी अहिछत्रपुर यानी कि नागौर। एक बार क्वेश्चन पूछा कि झांगल प्रदेश का विस्तार निम्न में से किन 2 स्थानों में है, तो वहां पर ऑप्शन के अंदर था बीकानेर और जोधपुर। पहले जोधपुर था। अब बीकानेर झांगल प्रदेश का प्राचीन नाम, झांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, अहिछत्रपुर नागौर, यानी कि ये एरिया भी था, यानी कि ये पूरा क्षेत्र क्या था, झांगल प्रदेश। तो आपने नंबर 4 लिखा, नहीं नंबर 5 झांगल प्रदेश है। अच्छा इसके आगे डेस करके लिखो बीकानेर का प्राचीन नाम। बीकानेर का प्राचीन नाम, झांगल प्रदेश, इसके आगे डेस करके आपको लिखना है बीकानेर का क्या है ये प्राचीन नाम। लिखा झांगल प्रदेश डेस करके बीकानेर का प्राचीन। फिर ये जो झांगल प्रदेश लिखा है ना, इसके जितने तीर का निशान करके लिखिएगा इसकी राजधानी, राजधानी, और डेस करके लिखिएगा अहिछत्रपुर, और अहिछत्रपुर कोष्टक के अंदर वर्तमान में लिखिएगा क्या है, नागौर। यानी कि यहां पर बीकानेर का प्राचीन नाम झांगल प्रदेश और नागौर का प्राचीन नाम क्या हो गया, अहिछत्रपुर। ठीक है, अब नोट लगाइए, नोट लगा के लिखिएगा, नोट लगा के प्राचीन काल में, नोट लगा के लिखिएगा प्राचीन काल में, प्राचीन काल में हाँ पंकज पूछिए, यही पूछ लीजिए। तो लिखो क्या लिखा आपने नोट में, प्राचीन काल में झांगल प्रदेश का, प्राचीन काल में झांगल प्रदेश का विस्तृत भाग, प्राचीन काल में झांगल प्रदेश का विस्तृत भाग डैश करके लिखो बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। हाँ फिर जोधपुर ग्रामीण भी आएगा इसमें।
लेकिन मैंने पहले ही लिखा दिया, क्या लिखा है आपको, मैंने लिखा प्राचीन काल में झांगल प्रदेश का जो विस्तृत भाग वर्तमान के अंदर बीकानेर, नागौर और जोधपुर, अब यहां से ये विस्तृत और भाग। अब देखिए एक आप फैक्ट पढ़ते होंगे, जब आप चौहान राजवंश पढ़ते हैं, चौहान वंश, तो आप अक्सर पढ़ते होंगे कि चौहानों की जो प्रथम राजधानी रही है वो कौन सी है, ऐसा पढ़ते हैं, शपथ लिख पढ़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, शब्द तो लिखना पड़ेगा ये, और ये इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये पूछ ही रखा है। आप ये पढ़ते हैं कि चौहान वंश की स्थापना जहां हुई है वो स्थान है सपाद लक्स। सपाद लक्स, लक्स का मतलब लाख है, सपाद लक्स का तात्पर्य होता है वे क्षेत्र जो 1.25 गांवों का समूह है, उसे क्या बोलते हैं, सपाद लक्स। तो आप यहां पर पढ़ते हैं कि चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी रही है वो राजधानी रही है कौन सी, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, आई छतरपुर नागौर। इसीलिए एग्जामिनर पूछता है कि सपाद लक्स निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में विस्तृत है, और क्या हो जाएगा, हाँ। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर सांभर, सांभर आज किस में आता है, जयपुर ग्रामीण के अंदर। और इसके अलावा इसमें भाग है किसका, याद रखिएगा, अजमेर। और आप देखेंगे कि अब नागौर के बजाय इसके अंदर कौन सा भाग आ जाता है सपाद लक्स के पास में, डीडवाना कुचामन। ठीक है, तो अगला लिखिए आप, अगला क्षेत्र लिखिएगा सपाद लक्स, अगला क्षेत्र भी वही लिखिएगा। सपाद लक्स कोष्टक के अंदर लिख लेना, 1.25 गांवों का समूह है। और इसके अंदर आप लिख लेना सांभर क्षेत्र, सपाद लक्स का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो सांभर, सांभर अब किस में आता है, तो जयपुर ग्रामीण का भाग हो गया। सांभर जयपुर ग्रामीण। इसके अलावा लिखिएगा अजमेर, क्योंकि सांभर झील का विस्तार भी आप अजमेर में पढ़ते हैं ना, अजमेर से एक नदी निकलती है जो सांभर में दक्षिण भाग से आकर विलय होती है, क्या नाम है उस नदी का, एक तो उत्तर से आकर विलय होती है जिसका नाम है मेंथा, और दक्षिण में से आकर कौन सी विलय होती है, रूपनगढ़, जो कि कहां से निकलती है आपके, हाँ, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, नावा वाला एरिया आ गए ना, नावा, वही, ये हो गए आपके सपाद लक्स। अब देखो आगे, अगले जिस क्षेत्र की हम बात करते हैं वो है आपके ये, चलो उत्तरी भाग की हम चर्चा कर देते। यहां पर ये जो एरिया है, पहले यहां पर केवल 2 ही जिले हम पढ़ते थे, गंगानगर और हनुमानगढ़, अब 3 हो गए हैं। बिल्कुल, यहां पर जो क्षेत्र है वो है आपके कौन सा, योध्य प्रदेश। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, योध्य प्रदेश। और योध्य प्रदेश लिख लीजिएगा, 3 जिले आते हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। और तीनों ही स्थान बसाने वाले जो राजा थे वो तीनों ही थे बीकानेर के राठौड़। श्री गंगानगर को बसाने वाले थे महाराजा गंगा सिंह, हनुमानगढ़ को बसाने वाले थे महाराजा सूरत सिंह, पढ़ते हैं ना, महाराजा सूरत सिंह 1805 मंगलवार के दिन जीता, इसलिए हनुमानगढ़ नाम रखा। और अनूपगढ़ भी बसाने वाले महाराजा अनूप सिंह, महाराजा अनूप सिंह का नाम सुनते हैं ना, बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल है उनका काल, अनूप सिंह के
काल में लाहौर से एक परिवार आया था, उस्ताद, उस्ता कला के प्रमुख कौन? उस्ताद। उस्ता कला है ना? किस पर? ऊंट होते ना, ऊंट की खाल पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही 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 उस्ता कला है, जो कि किस पशु से संबंधित है? ऊंट से। ऐसा क्वेश्चन आता है। अच्छा, ऊंट अभी क्यों चर्चा में है? हाँ, वो फेस्टिवल हो गया। ये बिल्कुल बिल्कुल, यूएनओ है ना, संयुक्त राष्ट्रीय संघ, वो प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी के नाम से घोषित करता है। जैसे 23 था बाजरा वर्ष, वैसे 24 कौन सा है? ऊंट वर्ष। तो मतलब एग्जाम में आपके ऊंट आना तय है। ऊंट इसीलिए आएगा क्योंकि हमारे राजस्थान का तो खास संबंध है। हमारे राजस्थान का विरासत पशु है कौन सा? ऊंट। तो ऊंट के बारे में हम बहुत चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। अभी हुआ था ना ऊंट महोत्सव, राजस्थान का प्रथम महोत्सव होता है वो, 12, 13, 14, बिल्कुल। क्या थी उसकी थीम? क्या थी उसकी? ऊंट महोत्सव की थीम क्या थी? अच्छा, ऐसे तभी पूछा। आइकन ऑफ बीकानेर। हाँ, लिखा दूंगा मैं। चिन्ह महोत्सव हम पढ़ेंगे ना, तो सारी चीजें बताओ। करंट भी तो मुझे ही पढ़ना है आपको, सारा जनवरी से लेकर, तो पढ़ लेंगे। योध्य प्रदेश लिख लिया आपने, गंगानगर, हनुमानगढ़, और कौन सा है? बीकानेर। अब देखो, यहां से हो गया जांगल प्रदेश, हो गया शेखावटी क्षेत्र, हो गया यहां से, ये हो गया आपके कौन सा? मारवाड़ वाला हो गया ये। अब ये बचा जैसलमेर। अगला लिखो आप। तो फिर एक क्वेश्चन भी तो पूछा था मैंने कल, मैंने कहा था ऊंटों का देश किसे कहते हैं? पूछा तो उसमें वही ये था मैंने, ऊंटों का देश किसे कहते हैं? फिर उसमें ऑप्शन बहुत सारे आए थे, मैंने देखा था थाईलैंड भी था। बट उसमें आप वहां तक पहुंचे ही क्यों, जबकि ऊंटों का देश कहते हैं बीकानेर को, कोई देश नहीं है। वो नाम से आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ऊंटों का देश कौन सा है? बीकानेर। हाँ, बिल्कुल। ये हम जो क्षेत्र पढ़ रहे हैं ना, ये पहले देश से कम नहीं थे, इतने कम थोड़ी थे, देखो। तो वो ऊंटों का देश कौन सा है? बीकानेर है वो। हाँ, अच्छा, ऐसे है। चलो आगे लिखो, मांड क्षेत्र, या ऑब्लिक करके लिखो वलदेश। मांड क्षेत्र या वलदेश, देश करके लिखना है आपको। वर्तमान कौन सा है? जैसलमेर। लिखिए, मांड क्षेत्र या वलदेश, देश करके आपको सामने लिखना है जैसलमेर। जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। ठीक है, मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम हो गया। मांड के हम क्षेत्र की जब बात करते हैं ना, तो इस मांड एरिया में जैसलमेर तो आता ही आता है, साथ में पहले जैसलमेर के साथ में जोधपुर भी था और बाड़मेर भी था। पहले ये तीनों ही क्षेत्र किस में आते थे? मांड में, क्योंकि यहां की एक गाय की बहुत प्रसिद्ध थी, मांड गाय की। किसी क्षेत्र विशेष के गायक जब प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उनकी प्रोपरी उस क्षेत्र की एक गाय की होती है, वो कौन सी थी? मांड गाय। जैसे 4-5 एग्जाम्पल बता दो कोई कलाकारों के। जैसे अल्लाह जिल्लाबाई है बीकानेर की, यस ठीक है। और बतुल बेगम, बतुल बेगम यहाँ की जयपुर की है, उसे क्या मिला था 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार, शाबाश। बन्नो बेगम है, जमीला बानो है, गौरी देवी। तो ये सब की सारी क्या है? मांड गाय की। तो मांड प्राचीन नाम है जैसलमेर का, लेकिन मांड महोत्सव कहां आयोजित होता है? जोधपुर में। मांड महोत्सव कहां आयोजित होता है? जोधपुर में, वो अलग है। अब तो चलो फिर बालोतरार, फलोदीर, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, ये सारा एरिया आ गया। लेकिन मांड क्षेत्र या वल प्रदेश पूछे तो एक ही है, कौन सा? जैसलमेर। ये भी आ गया। अब बचा यहां पर देखते हैं हम, तो वो है आपके सांचौर, तो आई गया इसी में। यहां है शिरोई, कौन सा है? सिरोई। तो आगे लिखिए आप सिरोई। जब यहां हम आगे पढ़ते हैं ना, सिरोई, सिरोई में कौन सी शाखा पढ़ते हैं? देवड़ा। तब आप पढ़ते हैं कि सिरोई बसाने वाला व्यक्ति तो कौन था? सहसमल था। उसी ने सिरोई को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। पहले चंद्रावती राजधानी हुआ करती थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये जो सिरोई है, इस सिरोई को कहते थे पहले
अर्बुद प्रदेश। आपको एग्जामिनर पूछता है डायरेक्ट कि अर्बुद प्रदेश निम्न में से आज कौन सा क्षेत्र है? सिरोही। अब इस अर्बुद प्रदेश में माउंट आबू भी शामिल है आपके, ठीक है। तो अगला क्षेत्र ने आपने लिख लीजिए सिरोही और डैश करके लिख लीजिएगा अर्बुद प्रदेश। देखो तीन टॉपिक बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जैसे एक हम पढ़ रहे हैं प्राचीन अंचल, आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल जो सभ्यता के तहत खोजे गए थे, कालीबंगा, पीलीबंगा, बेरोर, है ना। जैसे वहां पर हम सिरोही में लिखेंगे स्थान चंद्रावती, ठीक है। सिरोही का हो गया अर्बुद प्रदेश, ये हो गया। अच्छा यहां पर लिखिएगा ये है आपके कौन सा, अगला लिखिएगा वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र और वागड़ क्षेत्र के अंदर लिख लीजिएगा डूंगरपुर वे बांसवाड़ा। डूंगरपुर वे बांसवाड़ा। वागड़ क्षेत्र का दूसरा क्या नाम है? मेवल, ये याद रखना है। वागड़ क्षेत्र लिखा, कोष्टक में लिखना है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बाद में मेवल, इसी का दूसरा नाम क्या है? मेवल। तो मेवल तो है राजस्थान का दक्षिणतम भाग, मेवात है राजस्थान का पूर्वी भाग। हाँ पहले अलवर भरतपुर पढ़ते थे, अब इसके अंदर हमें अलवर, खेरतल, तिजारा, डीग और क्या पढ़ना है? भरतपुर। ये लिख लिया वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। एक लिख लो अगला उसको भी, कांठल। कांठल क्षेत्र, और कांठल क्षेत्र आपको पता ही है कौन सा है? प्रतापगढ़, क्योंकि प्रतापगढ़ का ही प्राचीन नाम क्या था? कांठल। इसीलिए तो आप यहां पर पढ़ते हैं कि माही नदी का जो मैदान है वो कांठल का मैदान कहलाता है। तो कांठल हो गया, वागड़ क्षेत्र हो गया और सिरोही हो गया। यानी कि आप देखेंगे ये पूरा इधर से वाला सारा एरिया कंप्लीट, इधर से होते हुए इधर ये भी। अब एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, मेरवाड़ा। लिखो मेरवाड़ा क्षेत्र। पहले तो ये बताओ कि पहले मेरवाड़ा क्षेत्र में कौन से जिले आते थे? देखो एक पूछा जाए तो नो डाउट है वो अजमेर था, लेकिन एग्जाम ने जब दो दो टुकड़ों से पूछे थे तो वहां पर मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर आता था अजमेर और राजसमंद। वो क्यों आता था? तो आप ये देखेंगे कि अजमेर पहले ये पूरा था, देखो ये एक बार ये पूरा पूरा क्या था? ये पूरा क्या था पहले? अजमेर मान। आप देखेंगे कि ये जो भाग है ना, ये बीच में ये किसका भाग है? राजसमंद का, है ना। राजसमंद पहले आपको पता होगा अजमेर दो भागों में खंडित था। कौन कौन सा? एक अजमेर, एक टोडगढ़। अजमेर और टोडगढ़ को खंडित करने वाला बीच में कौन सा जिला आता था? राजसमंद। ये तो मेरवाड़ा क्षेत्र आता था पहले अजमेर वे राजसमंद। आज भी आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इधर भी ब्यावर है, इधर भी ब्यावर है, बीच में ये कौन सा है? राजसमंद। तो आज भी राजसमंद तो ही, लेकिन अजमेर के बजाय देखो अजमेर है, इसके अलावा ब्यावर है, इसके अलावा और कौन सा हो गया? केकड़ी। तो अजमेर, ब्यावर और केकड़ी, ये लिख लो मेरवाड़ा क्षेत्र। मेरवाड़ा, मेर जाती है, वाड़ा का मतलब जो स्थान होता है ना, जैसे मारवाड़ी में बोले अगर बाड़ो, हाँ बस ये वही मेरवाड़ा। अब कौन सा क्षेत्र रह गया है? मेवात रह गया है। मेवात, मेवात क्षेत्र जिसमें पहले तो आते थे अलवर और डायरेक्ट भरतपुर, ठीक है। अब देखो भरतपुर से ही एक अलग हुआ है कौन सा?
डीग। और अलवर से एक तो है आपके खेरतल तिजारा, और एक हम यहां पर क्षेत्र लिखेंगे कौन सा, बहरोड का। इस बहरोड नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बहरोड नहीं लिखेंगे, इतना सा लिख लो। क्योंकि आज कोटपुतली बहरोड यदि हम संपूर्ण जिले को देखते हैं ना, तो ये जिला कहीं से भी, हाँ वही था, ढूंढाड़ प्लस मेवात, तो मेवात क्षेत्र में ये लिख लो आप। अलवर भरतपुर, भरतपुर के नीचे डीग लिख लेना, और अलवर के नीचे खेरतल तिजार। हाँ दे सकता है, कोटपुतली दे देगा इस तक। सबसे ज्यादा तो ये याद रखना, ये मेवात है यहां, ठीक है, और यहां पर मेवल है। जैसे दो शब्द होते हैं ना, एक होता है बीहड़ और एक होता है बीड़। हाँ ये बीड़ तो क्या है, जहां पशु चरने जाते हैं, पशु चारागाह, ये शेखावटी क्षेत्र का है। शेखावटी क्षेत्र में पशु चारागाह मैदान क्या कहलाते हैं, बीड़ या बीड़ा बोलते हैं इसे। और ये बीहड़ क्या है, ये तो चंबल नदी, देखो ये रही चंबल नदी का, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, बीहड़ वाला। तो राजस्थान का कोई ऐसा जिला जो रह गया है, अच्छा हाँ करौली, करौली डांग क्षेत्र लिखो, अगला लिखो, आगे लिखो नंबर 15 डांग, और डांग हाँ डेस करके लिखो करौली। डांग क्षेत्र क्या है, करौली। धौलपुर और भरतपुर आ जाएंगे आपके किसमें, एक और क्षेत्र भी तो है यहां, ब्रिज क्षेत्र लिखो। ब्रिज क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, किसका, डांग का क्षेत्र नहीं, डांग तो बोलते हैं आपके जो बीहड़ होता है ना, बीहड़, बीहड़ का जो ऊपरी भाग होता है, पहाड़ी भाग, उसे डांग बोलते हैं, और डांग की रानी करौली। यदि ऐसा आ रहा है दो दो जिलों का, तो फिर डांग क्षेत्र का विस्तार करौली और सवाई माधोपुर। डांग क्षेत्र में लिख लो आप करौली व सवाई माधोपुर, दो जिलों का विस्तृत भाग। क्योंकि सवाई माधोपुर में बीहड़ भी तो है ना, बस करौली वे सवाई माधोपुर। ऐसे तो जहां जहां चंबल बहती है ना, वो डांग एरिया ही है। हाँ करौली वे सवाई माधोपुर लिखना। अगला लिख लो ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, और ब्रज का मतलब है यूपी। और आज हम देखते हैं तो हमारे राजस्थान के 3 जिले यूपी के साथ सीमा लगाते हैं, कौन कौन से, और ये तीनों लिखो, धौलपुर, भरतपुर, डीग, ठीक है बस। यानी कि डीग ऐसा जिला है जो मेवात का भी भाग है और किसका है, ब्रज क्षेत्र का। क्योंकि डीग वे जिला है जो हरियाणा और यूपी दोनों के साथ सीमा लगाता है। पहले भरतपुर लगाया करता था, हाँ अब नहीं लगाता है, बस कंप्लीट। ये जो राजस्थान के 50 जिले हैं, ये इस पूरे प्राचीन अंचल के अंदर हो गए। ये क्वेश्चन आपको पूछने के तरीके उसके बहुत सारे हैं। या तो क्या करेगा कि एक तरफ आपके सामने ऐसे प्राचीन अंचल के नाम दे देगा, जैसे हम किसी पुराने एग्जाम की बात करते हैं तो प्राचीन अंचल में यहां पर आपके सामने जैसे कांठल दे दिया, कोई डांग दे दिया, आपके शेखावटी दे दी, और इधर से वागड़ दे दिया, और सामने इधर ऐसे लिखेगा वर्तमान जिले, और वर्तमान जिलों के तहत इनके सामने लिख देगा बांसवाड़ा, डांग के सामने लिख देगा आपके करौली, शेखावटी के साथ में लिख देगा आपके शिकर, और वागड़ के सामने लिख देगा डूंगरपुर। ऊपर से प्रश्न होगा कि निम्न में से असंगत का चयन कीजिए, तो फिर कांठल। या फिर इधर से यदि ऐसे देगा वो, जैसा आप सोच रहे हैं प्रतापगढ़, तो फिर वो ऊपर से देगा कि निम्न में से दिए गए कूट का मिलान कीजिए। जैसा भी हो, एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा कभी, तो फिर वो प्रसिद्ध जो स्थान है ना महाभारत कालीन, उनसे रिलेटेड करके पूछेगा कि जांगल प्रदेश निम्न में से किस जिले का प्राचीन नाम था या किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था, तो बीकानेर। कंप्लीट।
ये टॉपिक। ना ना, तोरावटी क्षेत्र, तोरावटी क्षेत्र क्या है? तोरावटी क्षेत्र जो कांतली नदी है ना, उसका बहाव क्षेत्र कहलाता है तोरावटी, क्योंकि वहां आसपास में तंवर राजवंश रहा करता था। तो तंवर राजवंश की वजह से ही वो पूरा एरिया क्या कहलाया था? तोरावटी। और तोरावटी नदी की, यानी कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो कहलाता है आपके तोरावटी। और कांतली नदी की हम बात करते हैं तो ये खंडेला, शिकर यहां से निकलती है, फिर उसके बाद में कहां चलती है? नीमका थाना, और उसके बाद में कहां चलती है? झुंझुनू। यहां पर क्या हो जाती है? विले। खंडेला से निकली और कहां जाकर समाप्त होगी ये? झुंझुनू का कौन सा स्थान है यहां? तो वो है मुंड्रेला। ला से लहा, खंडेला से मुंड्रेला। तो इन क्षेत्रों में, तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी। प्रमुख रूप से आप नीम के थाने में दो क्षेत्र पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं गणेश्वर और एक पढ़ते हैं सुनारे, पढ़ते हैं ना। खेतड़ी भी यही है। हाँ, उदयपुर वाटी कहां है फिर? पहले झुंझुनू का भाग थे, अब कहां है ये? नीम का थाना। खेतड़ी खुद उदयपुर वाटी में है। उदयपुर वाटी अब किधर है? चलिए, अब बताओ इसको क्षेत्र विशेष में यहां कोई दिक्कत हो तो प्राचीन अंचल से कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, मैं आपके सामने यहां मैप रख देता हूं। ये रहा। ये ठीक नहीं लग रहा है तो ये रहा मैप आपके सामने, ये रहा। क्योंकि अब तो हमने भर दिया है ना, तो अब तो रंगीन देखना ही पड़ेगा आपको। ये लो, देखो इसको। और जिस सीएम को गाली देने का मन कर रहा है, तो यहां पर तो हो गया आपके कौन सा? अयोध्या प्रदेश। यहां पर हो गया मांड। यहां पर हो गया जांगल प्रदेश। यहां पर हो गया शेखावटी। यहां पर ये पूरा पूरा एरिया हो गया आपके कौन सा? मारवाड़। ये हो गया अर्बुद प्रदेश। यहां पर यदि हम बात करते हैं तो ये हो गया पूरा कौन सा? मेवाड़। यहां पर हो गया कौन सा? वागड़। यहां पर हो गया कौन सा? कांठल। ये हो गया आपके कौन सा? हाड़ोती। और इधर से हम देखें तो ये सारा हो गया आपके, ये हो गया ढूंढाड़। ये हो गया आपके कौन सा? मेरवाड़ा। और इधर से हो गया आपके ये कौन सा? ब्रज क्षेत्र। इधर से ये हो गया क्या? डांग, यानी कि ये दोनों ही डांग में आ गए। और इसके अलावा आपने देख ही लिया मेवात क्षेत्र। ठीक है, बस कंप्लीट।
प्राचीन अंचल आप चलो। हाँ वही देख रहे हैं, प्राचीन अंचल हमने पढ़ लिया है। तो हम सोच रहे हैं कि आगे हम इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत से बढ़ते बढ़ते स्थल से बढ़ते बढ़ते आगे सभ्यता, और सभ्यता से बढ़ते बढ़ते राजवंश, फिर इन्हीं क्षेत्रों में, और फिर पूरा इतिहास। ना ना का कर लेंगे, और क्या है। चलो, अब आप हेडिंग लगाइए राजस्थान का राजस्थान के पुरातात्विक स्थल वे सभ्यता। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल वे सभ्यता, जैसा अभी आपने प्राचीन अंचल पढ़े थे ना, इसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ सभ्यता किसे कहते हैं, सभ्यता क्या होती है? हम्म। हाँ हाँ, बोलो बोलो, और कोई अपने विचार। हाँ, रखो रखो, अपने विचार रखो, आजादी है उसमें। आवाज रुक जाती है, क्या हुआ? आवाज का क्या हुआ? मतलब सभ्यता को हम ये बोल सकते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, फिर वो वहां की एक सभ्यता बन जाती है। जैसे बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, पता नहीं आरएसएस भी बोर्ड को इतना क्या लगाव है इस प्रश्न से, बनास संस्कृति की सभ्यता कौन सा स्थल है? बनास संस्कृति की सभ्यता कौन सी है? तो वो कौन सी है? आहड़। अब देखो आहड़ क्यों, क्योंकि आहड़ मेनली आप सभ्यता पढ़ते हैं कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? ऐसा आपको लग सकता है, आयड़ नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? आयड़। आयड़ नदी का ही दूसरा नाम क्या है? बेड़च नदी। यही आयड़, यही बेड़च किसकी सहायक नदी है? बनास की। आहड़ सभ्यता के बहुत सारे स्थल भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आहड़ तो मूल है, इसके अलावा इसके और अवशेष जहां से हमें प्राप्त होंगे, गिलुंड है, बालाथल है, ओजियाना है, आपके लाछुरा है, धूली मंगरा है। ये सारे के सारे किसके स्थल हैं? आहड़ सभ्यता के।
गिलुन किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे। बालाथल किस नदी के किनारे है? बेड़च नदी के किनारे। तो यानी कि आहड़ तो स्वयं आयड़ नदी के, आयड़ किसकी है? बनास की। आहड़ स्थल और इसके अलावा जो अन्य केंद्र है वो या तो बनास या फिर बनास नदी की सहायक नदियों के किनारे हैं। इसीलिए आहड़ को क्या बोलते हैं? बनास संस्कृति की सभ्यता। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इस प्रकार से आते हैं। तो हमें यहां पर पुरातात्विक स्थल पढ़ने हैं, सभ्यताएं पढ़नी है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना, ये कहां है आज? कहां है ये, कौन बताएगा? औजैना पहले भीलवाड़ा में थी, अब कहां है? अब कहां है? वहीं, वो अब वहां नहीं है ना। कहां है? तो शाहपुरा में भी नहीं है, ये वहां भी नहीं गई। ये है बदनौर तहसील में, और बदनौर है ब्यावर में। अब देखो। हाँ, तो ऐसे कुछ नवीनतम यही है, ठीक है। यही बदला है, बाकी कुछ नहीं बदला है, बाकी सब वही चीजें पढ़नी है। खोज किसने की, उत्खनन का कार्य कितने स्तरों में हुआ, क्या क्या कौन से स्तर में क्या मिले, सारी की सारी बातें वही है जो हमें पढ़नी है, ठीक है। ठीक है, तो चलो फिर हम शुरू करते हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्थल वे सभ्यता। लेकिन सबसे पहले दो विभाग लिखेंगे जहां से आपके सामने क्वेश्चन आता है। एक तो आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और एक आता है आपके राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। यानी कि ये जो हम स्थल पढ़ेंगे इनके लिए विभाग भी तो बनाए गए थे ना। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई और इनके फाउंडर कौन थे। तो देखिए, एक ही बार में याद हो जाए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई है? 1861 में। और राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई है? बस, वो 61 है, ये 71 है, ठीक है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक कौन है? हम्म अलेक्जेंडर कनिंगम। और इसके कार्लाइल। तो सबसे पहले यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो इन विभागों से दो क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे वाले, ये उतारो दो पहले।
तो हाँ, नहीं धीरे धीरे हो जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और कौन सा, राजस्थान पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, दोनों लिख लिया आपने। अब देखिए हम राजस्थान के पुरातत्व स्थल की बात करें, लेकिन बात सबसे पहले वहां से करते हैं जहां से तीन सबसे बड़े क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। एक तो है आपके सामने, पहले लिख देता हूं ये, महाभारत कालीन स्थल। यहां यदि हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में महाभारत कालीन स्थल की, तो तीन तो सबसे प्रमुख रूप से स्थल आते हैं। कौन कौन से आते हैं तीन, कौन कौन से? और तीन बड़े क्षेत्र देखो, एक तो हम चर्चा करेंगे आगे चलकर बेराट स्थल। एक तो स्थल कौन सा आ जाएगा, बेराट स्थल। एक आ जाएगा आपके नगरी या फिर मध्यमिका स्थल। एक आ जाएगा आपके सामने जांगल प्रदेश स्थल। इन स्थानों की, अच्छा बेराट स्थल की हम बात करते हैं, तो इसी बेराट का प्राचीन नाम तो क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था विराटनगर। इसी विराटनगर के एक राजा थे जिनका नाम था राजा विराट। और हाँ, और राजा विराट के पास में हम क्या पढ़ रहे हैं, महाभारत कालीन स्थल। तो यानी कि अच्छा देखिए, एक बात जब आगे आप पढ़ते हैं ना राजस्थान, यहां पर एक थोड़ी सी मैं चर्चा कर देता हूं आपके साथ, कि आप जब पढ़ते हैं ना कि राजस्थान के प्राचीन नाम क्या क्या थे, राजस्थान के प्राचीन नाम क्या क्या थे, तो राजस्थान के प्राचीन नाम क्या क्या थे उसका उल्लेख किसी ना किसी ग्रंथ में होगा या फिर किसी इतिहासकार ने बताया होगा, सिंपल सी बात है। तो आप इसको फिर दो भागों में पढ़ते होंगे कि एक तो राजस्थान के जो भी प्राचीन नाम हैं वो तो प्रमुख ग्रंथों में क्या क्या रहे हैं उसके आधार पर, या फिर राजस्थान के जो प्राचीन नाम हैं वो किसी इतिहासकारों ने क्या क्या दिए वो आप पढ़ते हैं। तो आप जब ग्रंथों की बात करते हैं तब आपके सामने एक बहुत प्रसिद्ध सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के भूभाग को मरुकांतर कहा गया था, इसका उल्लेख कौन से ग्रंथ में है, तो नो डाउट रामायण में है। रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि। राजस्थान का वाल्मीकि कौन है, ऐसे ही पूछ रहा हूं। चलो ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन है संत ना, संत महीना आ गया। हाँ, संत हरिदास जी। वाल्मीकि जी पहले क्या थे, डाकू थे, आगे चलकर संत बने। तो आपको पता होगा संत हरिदास जी भी क्या थे, पहले डाकू थे, आगे चलकर संत बने। इनका स्वयं का एक संप्रदाय है हरिदासी संप्रदाय, जिसका दूसरा नाम है निरंजनी संप्रदाय, पढ़ते हैं ना आप वो। ये कौन है, ऐसे मत बताना। ये भी संत ही है। संत हरिराम दास जी का संबंध कहां से है, ये रामसनेय संप्रदाय से संबंधित है। रामसनेय संप्रदाय की चार पीठें हैं, है ना। एक तो शाहपुरा के अंदर है संत रामचरण जी, एक है आपके रैण मेड़ता के अंदर दरियाव जी। ये हरिराम दास जी कहाँ हैं,
सिंहतल बीकानेर, हरि रामदास जी, और ये केवल कौन है? हरिदास जी। तो ग्रंथों के अनुसार आप पढ़ते हैं कि रामायण के अंदर हमारे राजस्थान का कौन सा नाम है? मरुकांतर। लेकिन आप कभी ऐसा नहीं पढ़ते हैं कि महाभारत में हमारे राजस्थान का नाम ये है। क्यों नहीं पढ़ते? रामायण में पढ़ते हैं हम कि हमारे भूभाग का नाम क्या था? मरुकान। अच्छा, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता, बिल्कुल सही। मैं पूछ रहा हूं विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। ये तो हमने सोचा ही नहीं। इससे पुराना कोई है क्या ग्रंथ? आपको पता होगा, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भी हमारे भूभाग का नाम है। पता है आपको? रामायण के अंदर भी हमारे भूभाग का नाम है। क्या नाम है? मरुकांतर। ऋग्वेद में भी हमारे राजस्थान का कौन सा नाम है? कौन सा नाम है ऋग्वेद में भी हमारे भूभाग का? अरे आप राजस्थान को कम मत आंकिए, राजस्थान अलग लेवल का आदमी है। ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद के अंदर हमारे राजस्थान का क्या नाम उल्लेखित है? ब्रह्मवर्त। अच्छा, ये ब्रह्मवर्त क्यों है? ये ब्रह्मवर्त इसीलिए है क्योंकि ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मा जी का उल्लेख है और विश्व का एकमात्र विधिवत मंदिर ब्रह्मा जी का पूजा होती है, वो पुष्कर है। उसके नाम पर क्या है? ब्रह्मवर्त। जैसे आर्यों का देश पढ़ते हैं ना, आर्यवर्त भारत का प्राचीन नाम, वैसे राजस्थान का ऋग्वेद में क्या है? ब्रह्मवर्त। रामायण में क्या है? मरुकांत। जबकि महाभारत में हमारे राजस्थान का कोई प्राचीन नाम उल्लेखित नहीं है। क्यों? ऐसे पूछ रहा हूं मैं तो केवल सामान्य ज्ञान के लिए। आपने यदि लॉकडाउन में महाभारत देखी है, और देखी भी क्या थी, महाभारत और रामायण दो ही ऑप्शन थे आपके पास। आपने पढ़ा होगा कि महाभारत के अंदर पांडवों को 1 वर्ष का क्या लगता है? अज्ञातवास लगता है ना। उस अज्ञातवास की यही तो शर्त थी कि यदि पहचान लिया गया तो पुणे 12 वर्ष और 1 साल का क्या लगेगा? अज्ञात। बस पांडवों ने ये अज्ञातवास जहां बिताया था वो क्षेत्र था राजस्थान। 1 वर्ष का अज्ञातवास। हाँ, तो 1 वर्ष का क्या बिताया था इन्होंने? अज्ञातवास। और अज्ञातवास का मतलब यही था कि पता नहीं लगना चाहिए कहां बिताया। और ये जो हमने लिखा है ना कि विराटनगर, जिसके राजा कौन थे? विराट। इसी राजा विराट के तहत इनके पास में ही पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया। इसीलिए महाभारत में हमारे राजस्थान का नाम जो है वो उल्लेखित ना होकर एक स्थान उल्लेखित है जिसका नाम क्या है? बेरार। अज्ञातवास व्यतीत किया। बाकी हम आगे जब चर्चा करेंगे सभ्यताओं के तहत, तो बेराट स्थल जो है वो एक लोहे युगीन स्थल है। वर्तमान के अंदर कोटपुतली आता है। ये कोटपुतली बहरोड एक अलग जिला है, बाणगंगा नदी के किनारे है। यहाँ पर बहुत सारी चर्चा होगी। दयाराम शाह ने इसकी खोज की थी, नील रतन बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा इसका उत्खनन किया गया। बहुत सारी, वो आगे की बात। यहाँ पर केवल मैं आपको महाभारत कालीन स्थल लिखा रहा हूं जिसमें सबसे प्रमुख कौन सा है? बेराट। दूसरा स्थान जो प्रमुख है वो कौन सा है? नगरी या फिर मध्यमिका। ये आज किस जिले में है?
तो आज ये है चित्तौड़गढ़ में। हाँ। अच्छा, इसकी खास बात क्या है ये नगरी? देखिए, हाँ जैसे देखो, यहां पर बेराट, बेराट का प्राचीन नाम विराट। आपको पता होगा ये जो विराट नगर है ये किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की। मत्स्य जनपद की राजधानी। यस। और ये जो नगरी और मध्यमिका है ना, ये सीवी जनपद की राजधानी। इसीलिए आपको पूछता है कि सीवी जनपद राजस्थान के वर्तमान में किस जिले का भाग है? चित्तौड़गढ़। और झांगल प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये तो आपको पता ही है, बीकानेर का क्या है ये? बेराट तो आज भी बेराट ही। हाँ, नगरी यहां, और नगर कहाँ है? नगर टोंक में है, याद रखना। ठीक है, ये उतारो, ये उतारो। ये पहले आपने दो विभाग लिखे, याद रखना। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आरएसएस भी बोर्ड के किसी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, कार्लाइल वाला। ठीक है, और उसके अलावा ये। हाँ। हम्म। तो यहां पर तो ये सामान्य सी चर्चा की है केवल, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम जो पुरातात्विक स्थल पढ़ रहे हैं उनमें कुछ ऐसे भी स्थल है जो महाभारत के समय। तो रामायण के अंदर तो हमारा पूरा भूभाग आएगा उसमें। ठीक है, मरुकांतर के नाम से। ऋग्वेद में हम ब्रह्मवत पढ़ते हैं। महाभारत में केवल ये नाम उल्लेखित। आज तक जितने भी एग्जाम हुए ना, उसके अंदर यदि कोई यहां से क्वेश्चन आया है महाभारत कालीन स्थल से, तो यहां से क्वेश्चन बना है बेराट से, वहां से बना है सीवी जनपद से, वहां केवल जांगल प्रदेश से क्वेश्चन बना है। यहां से तो एग्जामों की बात करते हैं तो ईओआरओ के एग्जाम में ये पूछा गया था, ये लाइन थी, पांडवों ने अपना अज्ञात वर्ष राजस्थान के कौन से क्षेत्र में व्यतीत किया था? बेराट।
लिख लिए ये? चलो, तो हम पढ़ते हैं पुरातात्विक स्थल की ओर। लेकिन पुरातात्विक स्थल पढ़ें, उनमें सबसे यूनिक सा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन से स्थल पूरा पाषाण काल के हैं, कौन सा स्थल निम्न पाषाण काल का है, राजस्थान का कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल का है जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले। इसका मतलब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखो, एक डायग्राम बनाता हूं, ये तो लिख लिया था ना। अब एक डायग्राम देखिए यहां से। इतिहास देखिए, वैसे इतिहास आप पढ़ते हैं तो इतिहास को कितने भागों में पढ़ते हैं आप? 3 भागों में पढ़ते हैं। इतिहास को आप पढ़ते हैं तो 3 भागों में पढ़ते हैं। लेकिन इसके आगे मैं कोई नाम लगा दूं, जैसे भारत का इतिहास या राजस्थान का इतिहास, तो हमें तो राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, तो उसको फिर कितने भागों में पढ़ेंगे? अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मुझसे कि सर इतिहास पढ़िए, चाहे इसके आगे कोई नाम लगा दीजिए राजस्थान का इतिहास, मतलब वो 3 ही भाग हैं। चलो, ये बात आपकी मान लिया। तो यहां मैंने इतिहास लिखा है, तो 3 भागों के नाम बता दीजिए। इतिहास 3 भागों में पढ़ेंगे, कौन कौन सा है? हाँ, देखो, इतिहास जब आप पढ़ते हैं ना, तो इतिहास को पढ़ा जाता है 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो इतिहास के तो 3 भाग होते हैं। एक तो होता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो भाग होता है वो होता है आपके ऐतिहासिक काल। यानी कि इतिहास को आप 3 भागों में पढ़ते हैं, लेकिन जब इसके आगे आप नाम लगा देंगे राजस्थान का इतिहास, तो फिर उसे जो 3 भागों में पढ़ेंगे ना, उसको हम पढ़ेंगे प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इतिहास को इस प्रकार 3 भागों में पढ़ते हैं। ये इतिहास को 3 भागों में क्यों पढ़ते हैं, एक ही भाग में पढ़ लेते? अदर आप में से कोई? इतिहास को हम इन 3 भागों में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, इतिहास पढ़ने का जो क्रम है ना, वो 3 भागों में इसी प्रकार है, क्योंकि इतिहास का जो पहला भाग है, जिसे नाम दिया गया है प्राग ऐतिहासिक काल, ये प्राग ऐतिहासिक काल वे टाइमिंग है जब हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। क्या नहीं मिले? जैसे इस प्राग ऐतिहासिक काल में सपोज देन खुदाई में कुछ ऐसा मिल गया, जैसे ऐसी कोई वस्तु मिल गई, पेन, तो वहां पर इतिहासकारों ने लिख दिया कि वहां से खुदाई में एक लेखनी मिली जिसका उपयोग किसी के घोचा करने में होता था। पहले एग्जाम्पल के तौर पर,
तो आज भी मुझे वही पढ़ाना पड़ेगा कि उनके अनुसार एक लेखनी मिली जिसका उपयोग घोचा करने में आता था। तो मतलब ये वो टाइमिंग है जिसके अंदर लिखा हुआ कुछ नहीं है। जैसे ये पानी की बोतल मिल गई, तो इतिहासकार ने लिख दिया कि इसका प्रयोग पीने में होता था। पता नहीं है किसका पीना कि और इसमें क्या पीना। ये वो है जब लिखा हुआ नहीं मिला। हाँ, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल वे काल है जहां लिखित साक्ष्य नहीं मिले। वो काल कौन सा काल कहलाया था? प्राग ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल की हम बात करते हैं तो याद रखना है कि आदि ऐतिहासिक वह काल है जिसके अंदर लिखित साक्ष्य मिले लेकिन आज तक नहीं पढ़ेगे। पढ़े नहीं गए। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं पढ़ेगे? तो कारण है यहां की लिपि। हाँ, वो आदि ऐतिहासिक काल का ही भाग है। लिपि, अच्छा लिपि कौन सी? अब देखो सिंपल सी बात है, लिखित साक्ष्य हमें मिल गए हैं, पढ़े नहीं गए हैं। तो पढ़े नहीं गए हैं इसका मतलब लिपि का भी नहीं पता चला है। क्योंकि किसी लैंग्वेज की जब लिपि पता चल जाती है ना तो उसे पढ़ लिया जाता है अक्षर। इसका मतलब यहां पर जो लिपि है और जो लिपि का नाम है वो केवल एक आइडिया से दिए गए हैं। आइडिया से, जैसे यहां पर आप पढ़ते हैं कि यहां पर जो लिपि है वो है भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब इसके नाम से पता चल रहा है चित्र देकर भाव समझना। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, अभी आप कोचिंग आए, आते समय आप इधर से आए या इधर से जो भी आए, बीच में आपके रेड लाइन हो गई। इसका मतलब क्या है? रेड लाइट हुई, इसका मतलब क्या है? मतलब वो आपने चित्र देखा और सोचा कि अच्छा रुकना है, और ग्रीन हुई इसका मतलब। और इसका एक और बेस्ट एग्जांपल जो कि आपके सबसे प्रिय दोस्त हैं, व्हाट्सएप। उस पे व्हाट्सएप ही तो है आपका सबसे प्रिय दोस्त। तो उस पे यदि आप किसी की फोटो लगाते हैं और यहां यदि इमोजी आपने रोते हुए लगा ली, इसका मतलब उधर से आएगा रिप, सत सत नमन, भगवान आत्मा को शांति दे। हाँ? और या फिर किसी से आप बात भी कर रहे हैं और आपको यदि किसी ने ऐसे गुड्डा भेज दिया, इसका मतलब आपको भी वापस ऐसे ही भेजना है। दोनों में ठीक है मामला। व्हाट्सएप पर भी बिना कुछ कहे बहुत सारी बातें होती है ना, होती है ना। वो क्या है? वो है चित्र देखकर भाव समझना। कौन सी लिपि कहलाती है? भाव चित्रात्मक लिपि। आगे जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं ना तो इस लिपि के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ते। जैसे इस लिपि को, सिंपल सी बात है, किसी ने पढ़ने का प्रयास भी तो किया होगा। इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था वेडन महोदय ने, लेकिन पढ़ नहीं पाए। मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत बड़ा इतिहासकार है, वो यदि किसी कार्य को करने जा रहा है और यदि वो असफल रह रहा है तो वो सबसे पहले यही कोशिश करेगा। स्वाभाविक है, वो सबकी यही कोशिश रहती है कि वो आके ये नहीं बताए कि मैं नाकाम रहा। तो लोगों ने पूछे उनसे कि साहब मतलब क्या हुआ? तो बोला ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो बोला बताओ तो सही, समझ में क्या नहीं आएगी? तब उन्होंने इसी भाव चित्रात्मक लिपि को एक नाम दिया था जिसे आप पढ़ते हैं वुस्त्रोफेदम लिपि। तो सही बात कही, उसको तो पढ़ना नहीं आया, लेकिन जाते जाते हमारे लिए एक शब्द छोड़ गया। कौन सा? वस्त्रोफेद। अब इसका मतलब कोई भारतीय भी था जिसको, एक भारतीय था जिसने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। उसका नाम था नटवर झा।
तो नटवर जहां साहब से भी पूछा गया कि मतलब क्या पढ़ा, तो बोला ये आपके समझ में नहीं आएगा, और अंदर बोल रहा है कि मेरे भी समझ में नहीं आया ये ज्यादा। जाते जाते उसने एक नाम दिया, उसने कहा कि ये गोमूत्र लिपि है। मतलब जब गाय मूत्र विसर्जन करती है ना तो ऐसे चलती है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ऐसे चलती है ना। गाय जब मूत्र विसर्जन करती है ना तो ऐसे चलती है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। तो ये लिपि भी किस प्रकार की है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, पता है ना। बाएं से दाएं जो लिपि लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं, बाएं से दाएं जो लिपि लिखी जाती है उसे क्या कहा जाता है। आपके सामने केवल दो ऑप्शन आते हैं, खरोष्टी है या ब्रह्म लिपि है। तो याद रखना ये कौन सी लिपि है, ब्रह्म लिपि। और दाएं से बाएं जो लिपि लिखी जाती है वो कौन सी है, खरोष्टी लिपि। यानी कि ये जो भाव चित्रात्मक लिपि है ना, ये ब्रह्म और खरोष्टी दोनों का मिक्स है। इसलिए समझ में नहीं आया कि इधर से शुरू करें कि इधर से, और इधर से शुरू कर दें तो खत्म फिर इधर करना है कि इधर करना है, समझ में यही नहीं आ रहा है पहली बार। लेकिन जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये चित्र हैं, तो एक बार यदि हमें दे दिया जाए तो हम प्रयास कर सकते हैं, नहीं। आप में से ऐसा कौन सा शख्स है, इसीलिए क्या हुआ कि इसे भाव चित्रात्मक नाम दे दिया, वस्त्रोफेदम नाम दे दिया, गोमूत्र लिपि नाम दे दिया, इसे ही दे दिया आपके चित्राक्षर लिपि। अभी हमने देखा कि ये इस प्रकार से है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यानी कि ये कैसी है, सर्प के समान है, सर्पिलाकार। तो इसका एक और नाम हो गया कौन सा, सर्पिलाकार लिपि। इसलिए ये इतिहास का वो भाग है। अच्छा, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल इतिहास का वे भाग है जहां पर लिखित साक्ष्य मिले, वे हमने पढ़ भी लिया। तो एक तो भाग है ये। अब देखो दूसरा कि इतिहास हम तीन भागों में क्यों पढ़ते हैं, तो ये अब देखो अगली बात, ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, इसी प्राग ऐतिहासिक काल को आप फिर आगे चलकर प्राग ऐतिहासिक काल, इस प्राग ऐतिहासिक काल को आगे चलकर आप कितने एज में पढ़ेंगे, ना, इसको हम फिर एक बार दो एज में पढ़ेंगे। कितनी एज में पढ़ेंगे, दो एज में पढ़ेंगे। दो एज कौन कौन सी होगी, एक तो होगी केवल और केवल स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल, और दूसरी एज होगी कॉपर एज, यानी कि कौन सा। इसीलिए पहला ही क्वेश्चन आता है आपके सामने कि मानव द्वारा प्रकृति में उपयोग ली गई धातु कौन सी है, तांबा। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि इन तीनों काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, ये पाषाण काल भी है, यानी कि पत्थर भी थे, और आगे चलकर अचानक से कौन सी धातु प्राप्त हुई, ताम्र युग, तांबा। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया गया वो धातु कौन सी है, तांबा। सिंपल सी बात है, मनुष्य को कुछ भी नया मिलता है ना तो फिर वो बेचारी अपनी भावना को रोक नहीं पाता है, वो उसमें कुछ ना कुछ मिलाता ही रहता है कि इसमें कुछ नया मिला हूं। तो मनुष्य ने इस तांबे में क्या मिलाया, इस तांबे के अंदर मिलाया टिन, तांबे में क्या मिलाया, और एक नई धातु आई आदि ऐतिहासिक काल में, उसी धातु का नाम है कांस्य। इसीलिए आप पढ़ेंगे यहां
कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हमारे राजस्थान में कालीबंगा है, इसीलिए कालीबंगा भी क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता। तो सबसे पहले धातु तांबा, फिर कौन सी आई, कांस्य। कांस्य तब आई जब तांबा में क्या मिलाया, टिन, याद रखिएगा कांस्य। हाँ बिल्कुल, आहाड़ गणेश्वर ये सब ताम्रपाषाण काल है, उसमें पत्थर भी है और उसमें क्या है, तांबा भी है। इधर हम कालीबंगा पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे आगे मनुष्य बढ़ा तो कांस्य धातु से आगे बढ़ते बढ़ते ऐतिहासिक काल में कौन सी धातु आ गई, लोहा। तो प्राग ऐतिहासिक काल में कौन सी धातु है, तांबा। आदि ऐतिहासिक काल में कौन सी धातु है, और ऐतिहासिक काल में कौन सा है। आप ये समझिए ना, देखिए इससे पहले आप जब भी पढ़ते हैं, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल आप पढ़ेंगे तो यहां पर पत्थर वगैरह पढ़ेंगे, आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे तो यहां पर दो सिविलाइजेशन पढ़ते हैं आप, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। उसके बाद में ऐतिहासिक काल से शुरू होता है राजवंश। क्यों, क्योंकि ऐतिहासिक काल में क्या आया, लोहा आया। लोहा आया, इसका मतलब है कि कृषि के जितने भी उपकरण हैं वो किससे बनने लगे, लोहे से। लोहे से जब बनने लगे तो जो जमीन है उसकी खुदाई बहुत गहराई तक होने लगी। गहराई तक होने लगी, इसका मतलब फसल की जो उपज है वो ज्यादा होने लगी। फसल जब ज्यादा होने लगी तो लोगों के पास में पैसा ज्यादा आया। लोगों के पास में जब पैसा ज्यादा आया तो पैसे को सुरक्षित रखने के लिए हथियार बने, और हथियार बने तो अपना साम्राज्य बना। इसीलिए आप ऐतिहासिक काल से ही शुरू करते हैं राजवंश। आगे हम यहीं से क्या पढ़ेंगे, सारे राजवंश पढ़ेंगे। तो ये तो लिखित साक्ष्यों के आधार पर, और दूसरा कौन सा हो गया आपके, धातु। अब प्राग ऐतिहासिक काल आप दो एज में पढ़ेंगे, एक तो पाषाण काल, एक क्या पढ़ते हैं, ताम्र। इधर पाषाण काल को फिर आगे चलकर आप कितने भागों में पढ़ेंगे, तीन भागों में। एक तो होगा पूरा पाषाण काल, एक होगा मध्य पाषाण काल, और एक होगा नवपाषाण काल। इसको आप फिर कितने भागों में पढ़ेंगे, पाषाण काल को तीन भागों। तीन भाग कौन कौन से हो जाएंगे, एक आप पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, एक भाग आप पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, और एक भाग आप पढ़ेंगे नवपाषाण काल। अब यहां पर हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, यानी कि यदि आपको पूछा जाए कि मानव की उत्पत्ति इन तीनों में से कौन से काल में हुई है, तो सिंपल सी बात है, आदि मानव की उत्पत्ति कौन से में हुई है, प्राग ऐतिहासिक में। यदि आपको पूछा जाए यही क्वेश्चन कि आदि मानव की उत्पत्ति कौन से युग में हुई है, तो इन दोनों में से सबसे प्राचीन कौन सा है, पाषाण। यदि यही क्वेश्चन इन तीनों से पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, पूरा पाषाण काल। यहां पर यदि एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देख के समझूं, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है आपको, जैसे आपने दिए भी हैं एग्जाम तो आपको पता है, जैसे आता है कि कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ, पशुपालन की शुरुआत कौन से काल में हुई, कृषि या पशुपालन दोनों की शुरुआत कौन से काल में हुई, आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ। जैसे पूरा पाषाण काल की हम बात करते हैं ना, तो इस समय मानव ना होकर आदि मानव था, जंगलों में निवास किया करता था, कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करता था, जानवर को डायरेक्ट मारकर उसका जो अंदर वाला भाग है वो तो भेलपुड़ी समझ के खा जाता था, बाहर वाला जो आवरण है वो कपड़ों के रूप में यूज लिया करता था। और गलती से एक बार मानव ने क्या है कि जानवर का शिकार करना चाहा, तो हथियार तो थे नहीं, तो एक बड़ा सा पत्थर उठाया और वो पत्थर उस जानवर के दे मारा, जैसे कुत्ता। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि सबसे प्राचीन पालतू पशु कौन सा है, कुत्ता। तो वो बड़ा सा पत्थर कुत्ते को दे मारा, उस पत्थर से क्या है, पहले कुत्ता मरा, फिर वही पत्थर किसी दूसरे पत्थर से जाकर टकराया और आग निकल गई और उसमें वो कुत्ता जल गया। वो पास में गया और अलग अलग करके खा लिया उसने, उसको अच्छा लगा, बोला थोड़ा मिर्च मसाला होता है तो मजा आ जाता। तो मतलब वहां पर किसका आविष्कार हुआ, आग का। तो आग का आविष्कार गलती से हुआ था, तो आग का आविष्कार तो कौन से काल में हुआ, लेकिन अभी तक आदि मानव को पता नहीं था आग लगानी कहां है। आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ, लेकिन आग का प्रयोग करना किस काल में सीखा था, नवपाषाण काल। उसको पता अच्छा यहां आग लगानी है, वरना उसको पता नहीं था आग लगानी कहां है। तो ये हम
अब हम इसको यदि राजस्थान के संदर्भ में पढ़े ना, तो इस पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में पढ़ते हैं। इसको फिर कितने भागों में पढ़ेंगे हम? 3। कौन कौन से 3 भाग हैं? उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। फिर उनमें से आपके सामने क्वेश्चन आता है कि निम्न में से जायल, कुराड़ा, बुड्ढा पुष्कर निम्न में से किसका भाग है? और वहां ऑप्शन में आता है उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल या उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान में यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, उधर से आता है, क्योंकि नवपाषाण काल की यदि बात करते हैं तो हमारे राजस्थान का कोई है ही नहीं, नवपाषाण काल का कोई स्थल नहीं। हमारे राजस्थान में डायरेक्ट मध्य पाषाण काल से कौन सा एज है? ताम्र आया है, बीच में नवपाषाण काल है ही नहीं। तो हमें जहां से पढ़ना है वो इसके भाग अंदर से पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो एक बार ये बनाओ, ये तो बना ही लो, ये तो आपके काम की बात है। अब जैसे हाँ, पहले ये बनाओ और फिर मुझे एक क्वेश्चन पूछना आपसे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछिए, मेरा पूरा ध्यान आपके कमेंट पर ही है। ये लिख लिया? तो देखो, अभी तक हमने आज के इस सेशन में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। कल से हम, अभी तक केवल मैंने आपको ये इतिहास बताया है, अब कल से हम फिर राजस्थान का इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। यहां पर जो चीजें बताई है, यहां से भी आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जैसे प्राचीन अंचल है ना, वो 16 लाइनें लिखाई है, उनमें से क्वेश्चन आएगा आपके, नो डाउट है। उसके बाद में फिर आपके ये इतिहास के कौन कौन से भाग हैं, किस प्रकार से हैं, आपको जो 2 विभाग लिखा है वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। और अभी जो डायग्राम हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है वो अगला है पाषाण एज का, जहां पर 3 भाग आप पढ़ते हैं पूरा पाषाण का। अब देखो डायरेक्ट ये लिख लिया सबने? हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं प्राचीन और प्राचीनतम ही पूछ रहा था। ये बना लिया सबने? अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम यदि हम हमारे राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो ये सबसे, अब जैसे पटवार के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मध्य पाषाण काल का अन्य नाम क्या है? तो वो ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए जुड़े रहिए कौटिल्य क्लासेस के साथ
कल हम फिर मिलेंगे 9 बजे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।